आयुष, आयुष सर थोड़ा कट रहा है। अभी आ रहा है आवाज? कट कट क्या रहा है हल्का। हम बोल रहे हैं कहाँ तक बताए थे लास्ट क्लास में? हेलो, कहाँ तक बताए थे लास्ट क्लास में? आवाज नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। बताओ, कोई भी तीनों में से कोई बताओ कहाँ तक हुआ था सर हम लास्ट क्लास में नहीं थे। लास्ट? कोई भी नहीं किया था लास्ट क्लास। शायद कैंडल फ्लेम बताना है ना आज। गुड इवनिंग सर। बोल रहे हैं लास्ट क्लास में कहाँ तक बताए थे, बोलो। फायर ट्रायंगल पढ़ा दिए थे। फायर ट्रायंगल हुआ था, ठीक है। चलो फ्लेम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो फ्लेम को एक्चुअली कैसे डिफाइन करते हैं बताओ तो। फ्लेम जो होता है ना, विजिबल पार्ट होता है, जो एक्चुअली फायर का जो विजिबल पार्ट होता है ना, उसको हम लोग फ्लेम बोलते हैं। तो फायर इज द विजिबल एंड, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, गैसियस, सॉरी, फ्लेम इज द विजिबल एंड गैसियस पार्ट ऑफ द फायर, ठीक है। अब एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट, जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम, ये इंपॉर्टेंट है। जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम, ठीक। कितने टाइप्स के जोन होते हैं, तुम लोग पढ़े हो कैंडल फ्लेम के बारे में? लिटमस जोन, नॉन लिटमस जोन, डार्क जोन, ब्लू जोन और एक स्लो, एक और जोन का याद नहीं। कौन सा जोन? चलो यहाँ से ये कर लेते हैं। एक मिनट रुको, ये डाउनलोड क्यों नहीं हुआ? ये आ नहीं रहा है। चलो ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसको यहाँ से दिख रहा है ना स्क्रीन सबको? बताओ तो। यस सर, दिख रहा है। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे ये एक्चुअली ब्लैक में ही आ गया। चलो दिख रहा है क्या ये? देखो हम लिख देते हैं फिर से। क्या? हम इसको वापस से व्हाइट से लिख दे रहे हैं। पहला वाला जो है ये नॉन ल्यूमिनस जोन है, ठीक है। नॉन, सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है ना कैंडल फ्लेम का, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन, ठीक है। जो मिडिल वाला पोर्शन होता है, जो क्या कहलाता है, वो ल्यूमिनस जोन। और सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डार्क जोन, ठीक है। ये तीनों पार्ट में अलग, ये तीनों पार्ट का, ये तीनों जोन्स का अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये हम लोग अभी डिटेल में इसको करेंगे। तो नॉन लुमिनस जोन ये सबसे आउटर मोस्ट जोन है, ठीक है। ये सबसे आउटर जोन होता है। ये नॉन लुमिनस जोन को आउटर जोन भी बोला जाता है, और लुमिनस जोन को मिडिल जोन बोला जाता है। लुमिनस जोन क्या है? ये मिडिल जोन। और डार्क जोन को क्या बोला जाता है? ये सबसे इनर मोस्ट जोन है, ठीक है। चलो इसमें दिख रहा है ना सबको? यस सर। हो गया सर। अब यहाँ पे तीनों जोन के बारे में डिटेल में करना है। तो सबसे पहला जो जोन है, ये कौन सा जोन है? आउटर मोस्ट जोन, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, लिखते जाना है इसको साथ में ही, ये इंपॉर्टेंट है। आउटर मोस्ट जोन जो होता है ना, ये सबसे हॉटेस्ट है,
सबसे हॉटेस्ट जोन, हॉटेस्ट अमॉन्ग ऑल द जोन्स। तो सारे जोन्स में मिला के सबसे हॉटेस्ट जोन कौन सा है? आउटर मोस्ट जोन, एंड इज ब्लू इन कलर। ठीक है, आउटर मोस्ट जोन का जो कलर होता है ये कौन सा कलर होता है? ब्लूइश कलर का होता है। सबसे बाहर वाला देखे होगे ना, तुम लोग ऑब्जर्व किए होगे, तो वो सबसे हॉटेस्ट हाँ पार्ट होता है और उसका कलर थोड़ा सा क्या होता है? ब्लू कलर होता है। दिस इज ड्यू टू दिस इज ड्यू टू कंप्लीट कंबशन। और वो ब्लू कलर क्यों होता है? क्योंकि वहां पे कंप्लीट कंबशन, जितना सारा कंप्लीटली बर्न हो जाता है, वहां जितने भी पार्टिकल्स हैं कंप्लीटली बर्न हो जाते हैं, इसलिए कंप्लीट कंबशन की वजह से उसका ब्लूइश कलर आ जाता है। ठीक है, और इट इज द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। ल्यूमिनस नहीं, ठीक है, नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं उसको, नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये किसके लिए है? तो अगर तुमसे पूछा जाए कि हॉटेस्ट जोन कौन सा है कैंडल का, कौन सा होगा बताओ? नॉन आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट जोन, जिसको नॉन लुमिनस जोन भी बोला जाता है। ठीक है, और उसका कलर होता है ब्लू ब्लू कलर। नेक्स्ट है सेकंड जोन, जो है ये मिडिल जोन। तो मिडिल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज मॉडरेटली हॉट। ठीक है, ये मॉडरेटली थोड़ा सा कम हीट होता है उसमें एज कंपेयर टू आउटर जोन, एंड इज येलो इन कलर। ठीक है, ये येलो इस कलर का होता है, एंड इसमें पार्शियल कंबशन होता है। पहले वाले आउटर मोस्ट जोन में कंप्लीट कंबशन था, यहाँ पे पार्शियल कंबशन होता है। ठीक है, पार्शियल कंबशन ऑफ फ्यूल टेक्स प्लेस। ठीक है, और इसको ल्यूमिनस जोन भी बोला जाता है, ब्राइट जोन है ये। ठीक है, इट इज द इट इज ब्राइट पार्ट ऑफ द फ्लेम, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ब्राइट पार्ट ऑफ द फ्लेम, इसलिए इसको ल्यूमिनस भी बोला जाता है, ल्यूमिनस जोन। और सबसे थर्ड जो पार्ट होता है ये कौन सा पार्ट है? डार्क जोन इनर डार्क जोन। और इनर मोस्ट जोन, इसका कलर क्या होता है? इसमें देखोगे पूरा डार्क होता है ये। ठीक है, डार्क इनर रेड मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम इज द लीस्ट हॉट, ये सबसे कोल्डेस्ट होगा। ठीक है, लीस्ट हॉट, एंड इज ब्लैक इन कलर। और इसका कलर जो होता है ये ब्लैक कलर होता है। किसकी वजह से ये ब्लैक कलर दिखता है जोन बताओ? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल्स। अनबर्न्ट कार्बन पार्टिकल या फिर वैक्स के वेपर्स। तो वैक्स के वेपर्स इसमें बर्न नहीं होते हैं इस पार्ट में। ठीक है, तो वो अनबर्न्ट रह जाते हैं, इसलिए वो डार्क दिखता है। और सबसे ये कोल्डेस्ट पार्ट भी है फ्लेम का। ठीक है, सबसे कोल्डेस्ट जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम है ये, इनर मोस्ट जोन। इसको दूसरा नेम क्या है इसका? डार्क जोन भी बोला जाता है। तो ये तीनों जोन के बारे में तुमको आइडिया होना चाहिए डिटेल में। ठीक है, लिख लिया इसको? नो सर। देखो, ये किसका आवाज आ रहा है यार? स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? यस यस सर। सर ठीक है, लिखो जल्दी।
हो गया? Yes, sir. चलो, ये हो गया। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। कंबशन। कंबशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। देखो, कंबशन का दो टाइप होता है, ठीक है। एक होता है, हम लोग बोलते हैं एक रैपिड कंबशन, ठीक है, रैपिड कंबशन। और दूसरा होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन। रैपिड और स्पॉन्टेनियस कंबशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कोई बता सकता है क्या? रैपिड और स्पॉन्टेनियस कंबशन में नाम से ही पता चल रहा होगा, रैपिड और स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो जाएगा, ठीक है। डिफाइन जैसे करते हैं इसको, रैपिड कंबशन किसको बोलेंगे? द टाइप ऑफ कंबशन, ठीक है, लिखते जाना इसको भी साथ में। द टाइप ऑफ कंबशन in which heat and light are released in a very short span of time, ठीक है, बहुत ही कम टाइम में, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हीट एंड लाइट रिलीज हो जाता है, इज कॉल्ड रैपिड कंबशन। मतलब वो तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक है, तुरंत अगर वो जलने लगेगा बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, तो उसको रैपिड कंबशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे होता है बर्निंग ऑफ, जैसे कंबशन ऑफ एलपीजी, ठीक है, जैसे गैस है, गैस को ऑन करोगे, तुरंत लाइटर लाओगे, वो तुरंत लैग नहीं होता है, तुरंत बहुत ही शॉर्ट टाइम में वो आग पकड़ लेता है। या बर्निंग ऑफ पेपर, ठीक है, वो सब किसका एग्जांपल हो गया? रैपिड कंबशन का। स्पॉन्टेनियस कंबशन हम लोग किसको बोलते हैं? द टाइप ऑफ कंबशन इन विच क्या हुआ, इसका मतलब बताओ तो। स्पॉन्टेनियस का मतलब in which substance catch fire on their own, substance catch fire on their own, मतलब बिना हीट दिए वो अपने आप फायर पकड़ लेता है, ठीक है, विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ हीट, ठीक है, ये चीज ध्यान देना। जैसे फॉरेस्ट फायर सुने होगे ना, फॉरेस्ट में जो आग लगता है, सुने हो तुम लोग? तो वो किसकी वजह से होता है? वहां पे कोई अपने आप, तो फॉरेस्ट में क्या होता है, वो अपने आप आग पकड़ता है ना, वहां पे थोड़ी कोई आग जलाने जाता है या आग लगाने जाता है, होता है क्या? ठीक है, तो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ, मतलब अपने आप वो जलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ हीट जो भी कंबशन होगा, अपने आप जो आग पकड़ ले, विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ हीट, तो उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबशन बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कंबशन, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल हो गया फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है। एक और तीसरा भी टाइप होता है जिसको एक्सप्लोजन बोलते हैं, पढ़े हो तुम लोग एक्सप्लोजन? बोलो, एक्सप्लोजन कैसे उसको डिफाइन करोगे? कंबशन का ही ये टाइप है, ठीक है। तीसरा टाइप हो गया एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या होगा? बोलो। उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ गैस रहता है। लार्ज अमाउंट ऑफ गैस नहीं, किसी भी सब्सटेंस को बर्न करोगे ना, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड हीट तो प्रोड्यूस होगा ही, और साउंड भी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जैसे बर्निंग ऑफ क्रैकर, क्या हुआ? एक्सप्लोजन ही होता है ना। या बॉम्ब का फटना, बॉम्ब अगर फट जाएगा, जलाते हो ना दिवाली में क्रैकर्स, ऐसे बनाते हैं। हाँ, तो वो क्या है? एक्सप्लोजन ही होता है ना। मतलब हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होता ही है, उसके साथ साथ साउंड भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो उस टाइप के कंबशन को क्या बोलेंगे हम लोग? एक्सप्लोजन कंबशन। एक्सप्लोजन, ठीक है। तो एक्सप्लोजन का डिफाइन करना हो तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? कि द टाइप ऑफ कंबशन इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ क्या क्या प्रोड्यूस होगा, बताओ तो। सर साउंड, हीट, लाइट लाइट, एंड गैस, हीट लाइट एंड साउंड,
is produced. ठीक है, is termed as explosion. इसी को हम लोग explosion बोलते हैं. तो ये तीसरा टाइप का हो गया. इसमें एग्जांपल क्या आ जाएगा? बर्निंग ऑफ क्रैकर्स. ठीक है, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स आ गया एक्सप्लोजन वाले में. ठीक है, चलो ये हो गया 3 टाइप्स ऑफ कंबशन. ये ध्यान देना, पहला हो गया रैपिड कंबशन. स्लो कंबशन भी होता है ना? स्लो कंबशन मतलब कि जो बहुत, वो बोल सकते हो स्लो कंबशन का मतलब क्या हुआ? एकदम धीरे धीरे जल रहा है, बहुत टाइम लग रहा है उसको जलने में. जैसे कोयला जब जलाते हैं तो तुरंत थोड़ी ना जलता है, वो कुछ टाइम लगता है ना उसमें. जैसे लकड़ी जलता है तो तुरंत थोड़ी आग पकड़ता है. समझ में आ रहा है? यस सर. तो उस टाइप के कंबशन को हम लोग बोलेंगे स्लो कंबशन, कि जो बहुत टाइम, मतलब एक सर्टेन टाइम स्पैन ले रहा है जलने में. ठीक है, हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करने में एक सर्टेन टाइम स्पैन ले रहा है. अपने आप वो तुरंत नहीं जल रहा है, वो कुछ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ले रहा है, तो उसको बोलेंगे स्लो कंबशन. जैसे स्लो कंबशन का एग्जांपल क्या क्या आ जाएगा? फायरवुड, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कोल. ठीक है, ये सारे स्लो कंबशन आ गए. चलो नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ मैचस्टिक. मैचस्टिक का वर्किंग बता सकते हो कोई? कैसे मैचस्टिक जलता है? क्या सब्सटेंस रहता है मैचस्टिक के ऊपर, बताओ तो. बारूद. जो आप बारूद. बारूद रहता है. क्या चीज का बना हुआ रहता है वो? कौन सा केमिकल सब्सटेंस होता है? नहीं पता. ठीक है, ये ध्यान देना. भूल गया. द मेन कंपोनेंट ऑफ द बल्ब ऑफ मैचस्टिक. बल्ब ऑफ मैचस्टिक समझ रहे हो? हाँ, क्या? उसका जो ऊपर में मैचस्टिक के ऊपर में हाँ, छोटा सा जो रहता सबसे है, टॉप गोल टाइप का. टॉप मोस्ट लेयर, जो टॉप मोस्ट पार्ट जो होता है, जो बर्न होता है एक्चुअल में. तो मेन कंपोनेंट ऑफ द बल्ब ऑफ मैचस्टिक इज रेड फास्फोरस. ठीक है, क्या चीज का केमिकल बना हुआ है? क्या, कौन सा केमिकल यूज होता है उसमें? रेड फास्फोरस. रेड फास्फोरस. ठीक है, रेड फास्फोरस which turns into white phosphorus on heating. ठीक है, जैसे ही हीट करोगे उसको तो वो व्हाइट फास्फोरस में टर्न हो जाता है. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना कि व्हाइट फास्फोरस क्या करता है. जैसे ही व्हाइट फास्फोरस में वो बदला, व्हाइट फास्फोरस जो है स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट हो जाता है. मतलब वो रूम टेम्परेचर पे ही अपने आप इग्नाइट हो जाएगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है व्हाइट फास्फोरस का. ठीक है, तो वो स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट हो जाएगा, देयर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द वुडन स्टेम. ठीक है, जो पीछे लकड़ी का स्टेम रहता है ना, तो उसका वो टेम्परेचर क्या कर देगा? तुरंत इंक्रीज कर देगा. और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? वुडन पार्ट भी क्या हो जाता है? उसके साथ साथ ही बर्न करने लगता है. ठीक है, ऑफ द वुडन स्टेम. और उसका टेम्परेचर बढ़ा के कहाँ तक कर देगा? वो उसके इग्निशन पॉइंट तक कर देगा. जितने इग्निशन टेम्परेचर, उसको मिनिमम जितना टेम्परेचर चाहिए बर्न होने के लिए, उतने टेम्परेचर तक उसको तुरंत पहुंचा देगा. और मैचस्टिक क्या करता है? बर्न करना स्टार्ट हो जाता है. एंड द मैचस्टिक स्टार्ट्स बर्निंग. तो ये मैकेनिज्म या वर्किंग फॉलो होता है इसमें. ठीक है, तो ये मैचस्टिक के बॉक्स में जो लगा रहता है किनारे में, वो भी रेड फास्फोरस ही रहता है. मैचस्टिक के बॉक्स में जो लगा रहता है वो भी रेड फास्फोरस ही रहता है. नहीं, वो इग्नाइट करने के लिए यूज किया जाता है उसको. ठीक है, क्या तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन. वो एक्चुअली पाउडर्ड ग्लास रहता है. ठीक है ना, वो इग्नाइट करने के लिए यूज किया जाता है ताकि फ्रिक्शन कॉज करे उस पर. क्लियर है? अगर वो पूरा प्लेन स्मूथ सरफेस रहेगा विदाउट एनी फ्रिक्शन, तब जल पाएगा क्या? नहीं.
तब तो तक कहीं भी फ्रिक्शन, किसी जला ले। ठीक है, वो फ्रिक्शन कॉज करने के लिए उसको वो एक पाउडर टाइप का ग्लास वो यूज किया जाता है थोड़ा, ठीक है, तो ताकि फ्रिक्शन कॉज करे वो। तो ये वर्किंग होता है मैच स्टिक का। तो सब्सटेंस क्या यूज किया जाता है टॉप बल्ब ऑफ द मैच स्टिक में? कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज होता है? रेड रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस। फास्फोरस, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हो गया, ये लिख लिया? सर थोड़ा यस सवाल सर। है। ठीक है, लिखो जल्दी। सर हो गया। हेलो सर। सर हो गया क्या यस सर। सबका? यस सर। 1 मिनट रुको, आ रहा है। चलो नेक्स्ट इसमें बताना, फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में तुम लोग पढ़े हो? बोलो, हेलो। यस सर। यस सर सुने। फायर एक्सटिंग्विशर का क्या काम होता है? फायर को बुझाना। हाथ बुझाना। हम्म, फायर को एक्सटिंग्विश करना। आग बुझाना। आग बुझाना। हाँ। कैसे बुझाता है आग? कार्बन डाइऑक्साइड होता है हम्म, में। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक देखो, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज करते हैं, उसका रिएक्शन लिखते हैं, ठीक है। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर सुने होगे ना? नो सर। नहीं सुने हो? एक्चुअली इसमें क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। सोडा फायर एक्सटिंग्विशर देखोगे, इसमें ये रिएक्शन हो रहा होता है। एक हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं और इसमें लिया जाता है डाइल्यूट H2SO4। H2SO4 कौन सा एसिड है? हाइड्रोक्लोरिक। सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। अब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनता है? Na2SO4 प्लस H2O और प्लस CO, ठीक है। प्लस H2O प्लस CO2 गैस इवॉल्व होता है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि CO2 का काम क्या है। यहाँ से जो CO2 गैस निकल रहा है, ये CO2 गैस क्या करता है? ये ऑक्सीजन का सप्लाई कट करता है, ठीक है। मतलब इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है, ताकि, क्योंकि बर्निंग के लिए, किसी भी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन गैस रिक्वायर्ड होता है ना। हाँ। तो ये क्या करेगा? कट ऑफ द सप्लाई ऑफ, किसका सप्लाई ये कम करेगा?
ऑक्सीजन का। Oxygen. तो CO2 गैस क्या करेगा? कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और वाटर जो होता है ये क्या काम करता है? वाटर जो इवॉल्व हो रहा है यहाँ से, ये क्या करेगा? वाटर भी आग ये सराउंडिंग टेम्परेचर को लोअर करता है, मतलब अगल बगल के टेम्परेचर। टेम्परेचर को वो कम करता है। ठीक है, क्यों हाँ। कम करता है? ताकि जो सब्सटेंस बर्न हो रहा है ना, टेम्परेचर कम करके उस सब्सटेंस के इग्निशन टेम्परेचर के बिलो ले आता है। समझ में आ रहा है? अगर टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर जो सब्सटेंस बर्न हो रहा है उसके इग्निशन टेम्परेचर से अगर कम हो गया तो वो सब्सटेंस बर्न होगा क्या? नो सर। तो ये वाटर क्या काम करता है? ब्रिंग्स डाउन द टेम्परेचर सराउंडिंग। सराउंडिंग टेम्परेचर बिलो द, किसके बिलो? Ignition temperature. बिलो द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। जो फ्यूल बर्न हो रहा है, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल या फिर सब्सटेंस, फ्यूल या सब्सटेंस जो बर्न हो रहा है तो उसके सराउंडिंग टेम्परेचर को वो कम करके उसके इग्निशन टेम्परेचर से भी बिलो ले आता है। तो ये काम है CO2 गैस का और H2O का। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं? Yes, sir. आ रहा है. चलो ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से। तो ये सोडा फायर एक्सटिंग्विशर है। ठीक है, देखे होगे ना तुम लोग, लगा हुआ रहता है सारे जगह। तो उसमें देखो ऊपर में रहता है ऐसे, नीचे ये सॉल्यूशन रहता है और ऊपर में एसिड रहता है। तो ऊपर जैसे ही उसको मारो, प्रेस करोगे, एसिड उससे लीक हो जाएगा और इसके साथ मिल जाएगा और उसमें ये वाला रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, तो लिखो जल्दी से इसको फिर। लिख लिए? हेलो, लिख लिए तुम लोग? Yes, sir. चलो चलो, नेक्स्ट टर्म है कैलोरीफिक वैल्यू। इसका डेफिनेशन बताओ कोई, कैलोरीफिक वैल्यू का बताओ। कैलोरीफिक वैल्यू डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग? ठीक है, ये फ्यूल का होता है। किसी भी फ्यूल का अगर कैलोरीफिक वैल्यू पूछा गया ना, तो ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल। ठीक है, 1 kg फ्यूल का जब कंप्लीट कंबशन कराओगे तो जितना वो एनर्जी रिलीज करेगा, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं, इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है, और कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? यूनिट क्या होता है इसका? द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन, यूनिट क्या हो जाएगा बताओ? किलो जूल पर केजी। ठीक है, ये है किलो जूल पर केजी। ठीक है, किलो जूल को
kj से रिप्रेजेंट करते हैं और पर kg, ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका ये यूनिट होता है। 1 किलो जूल में कितना जूल होगा? Sir, 1000. 1000 जूल। ठीक है, ये ध्यान देना, 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। तो ये यूनिट, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होता है, इसीलिए हम लोग किलो जूल के फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, तो जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा ना, एफिशिएंसी हम लोग बोलते हैं उसका, उस फ्यूल का एफिशिएंसी उतना ज्यादा हाई होता है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, किसी भी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? टू इट्स एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी जितना, या ऐसे बोल सकते हैं कैलोरीफिक वैल्यू जितना ज्यादा, उस फ्यूल का एफिशिएंसी भी क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू एफिशिएंसी उतना ज्यादा, जितना कम कैलोरीफिक वैल्यू एफिशिएंसी उतना कम होगा। ठीक है, चलो अब आइडियल फ्यूल कौन सा होता है? आइडियल फ्यूल को कैसे डिफाइन करोगे? जो आइडियल फ्यूल होगा उसको डिफाइन कैसे करेंगे, बताओ तो। आइडियल फ्यूल कैसा होना चाहिए, बता सकते हो कोई? क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए आइडियल फ्यूल का? हम्म, शुड बी चीप, मतलब वो सस्ता होना चाहिए, आसानी से मिलना चाहिए। ठीक है, इजिली अवेलेबल, दिख रहा है स्क्रीन तुम लोगों को? Yes, sir. और रेडली कंबस्टिबल, रेडली कंबस्टिबल मतलब आसानी से वो जल भी जाना चाहिए। चीप, इजिली अवेलेबल एंड रेडली कंबस्टिबल। दूसरा, इट हैज हाई कैलोरीफिक वैल्यू, उसका कैलोरीफिक वैल्यू जो होना चाहिए बहुत हाई होना चाहिए, मतलब कम अमाउंट बर्न करने पे ज्यादा एनर्जी रिलीज होना चाहिए। हाई कैलोरीफिक वैल्यू मतलब कम से कम सब्सटेंस बर्न करने पे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करना। और तीसरा, कि वो कोई हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, इट डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। हार्मफुल गैसेस नहीं दिख रहा है क्या ये कलर? Sir, दिख रहा है. ठीक है, इट डज नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। तो ये आइडियल फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल, आइडियल फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो उसको। चलो, बर्निंग ऑफ फ्यूल कैसे हार्मफुल होता है, क्यों हार्मफुल होता है बताओ तो। किसी भी फ्यूल को अगर बर्न करोगे, नॉर्मली फॉसिल फ्यूल को बर्न करते हैं तो वो हार्मफुल क्यों होता है, क्या क्या रीजन होता है उसका हार्मफुल होने के लिए, बताओ, बता सकता है कोई? हार्मफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम, क्या क्या हार्मफुल प्रोडक्ट निकलेगा बर्निंग ऑफ फ्यूल से, बताओ तो। Sir, dangerous होगा चलो पहला नेचर देखो, के लिए. हाँ फिर ठीक है, डिजीज काउजेस होगा, अस्थमा, etc. बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड हो गया, कोल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, इन सभी को बर्न करेंगे तो ये क्या होगा,
products releases unburnt carbon particles, ठीक है, unburnt कार्बन पार्टिकल्स के आधा जला हुआ वो कार्बन पार्टिकल्स रिलीज करेगा, ठीक है, इन द एयर। तो उससे क्या होता है, वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करता है, ठीक है, विच कॉजेस रेस्पिरेटरी, सांस लेने में वो दिक्कत करेगा, ठीक है, और बहुत सारे लंग्स से रिलेटेड हम लोग को प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये तो पहला इसका हार्मफुल प्रोडक्ट आ गया, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, ठीक है। दूसरा होता है कि अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, कि कोई भी सब्सटेंस अगर आधा ही जल रहा, ठीक है, पूरा ऑक्सीजन सप्लाई उसको नहीं मिल पाया, तो इनकम्प्लीट कंबशन होने से क्या होता है कि वो बहुत ही पॉइजनस गैस बनाता है, प्रोड्यूसेस ए वेरी पॉइजनस गैस, ठीक है। और उस पॉइजनस गैस का नाम क्या है, कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। सुने हो तुम लोग? Yes, sir. Carbon Yes, sir. कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज्यादा पॉइजनस होता है। वो अगर ब्लड से मिल गया ना, तो ब्लड से मिलने के बाद डायरेक्ट वो डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही हाईली पॉइजनस गैस है। और तीसरा है कि बर्निंग ऑफ फ्यूल रिलीजेस, अगर कंप्लीट कंबशन हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगर एयर में जाएगा तो वो एक ग्लोबल वार्मिंग, वो क्या करता है, टेम्परेचर बढ़ा देता है, ठीक है, इन एयर इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, विच कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग सुने हो तुम लोग? Yes, sir. क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग में? मतलब पूरे सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, Increase हो ठीक। जाएगा, फिर polluted रहेगा। तो ये सारे कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स हो गए फ्रॉम बर्निंग ऑफ फ्यूल। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है, जैसे आस्थमा हो जाएगा, ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ये ध्यान सर रखना। जिसको पहले से पहले से क्या? मैं कुछ नहीं, हम्म, कुछ नहीं, किसको पहले से है? किसी को नहीं। है क्या पहले से किसी को? Yes, sir. हो गया, लिख लिए तुम लोग इतना? यस। देखो ग्लोबल वार्मिंग, एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग को अगर डिफाइन करने बोला गया, कैसे डिफाइन कर सकते हैं बताओ तो? ग्लोबल वार्मिंग को व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबल वार्मिंग, कैसे डिफाइन करोगे बताओ तो? तो इसको हम लोग बोलते हैं द राइज इन एवरेज टेम्परेचर। जितना एवरेज टेम्परेचर होगा ना अर्थ का, वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। द राइज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है, अर्थ के एटमॉस्फेयर का एवरेज टेम्परेचर वो बढ़ जाएगा ड्यू टू द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिलीज होने, कार्बन डाइऑक्साइड ऑन कंबशन ऑफ फ्यूल्स, इस टर्म्ड एज, इसी को बोला जाता है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ध्यान रखना। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से? मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स,
ठीक है, जो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो स्नो पूरा स्नो से कवर्ड वाला रीजन होगा तो वो सारा धीरे धीरे क्या होने लगेगा, मेल्ट करने लगे। और मेल्ट अगर करने लगेगा तो वो जो सराउंडिंग एरियाज में होगा वो क्या काउज करेगा, फ्लड। पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो फ्लड काउज हो जाएगा। ठीक है, तो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स और चेंज इन रेनफॉल पैटर्न। ठीक है, रेनफॉल पैटर्न भी चेंज हो सकता है, चेंज इन रेनफॉल पैटर्न आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का कंसिक्वेंसेस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसमें एक और टर्म आता है एसिड रेन, सुने हो तुम लोग? यस सर, सुने सुने। क्या होता है इसमें? एसिड रेन्स आर काउज्ड बाय, ठीक है, एसिड रेन कैसे काउज होता है, एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड से। ठीक है, एमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, फ्यूल बर्न होगा या फिर फ्यूल के बर्न होने से क्या होता है कि बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सारे हार्मफुल, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये सारे क्या करते हैं, विच रिएक्ट्स विथ वाटर, वो पानी से रिएक्ट करके, रेनफॉल जो होता है उस समय वे पानी से रिएक्ट करेंगे विथ वाटर मॉलिक्यूल्स इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल अवेलेबल है उससे वो रिएक्ट करके क्या बनाने लगेगा, टू प्रोड्यूस एसिड। और वही जो रेन होता है ना, तो एसिड के साथ वो रेन गिरेगा और उसी रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड रेन। तो एसिड रेन का हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या होता है, वेरी, किसको किसको हार्म करता है वो, एसिड अगर गिरेगा तो सॉइल को तो हार्म करेगा ही, ठीक है, और उसमें जो प्लांटेशन लगा हुआ होगा उसको भी हार्म करेगा, तो प्लांट्स को हार्म करेगा, लैंड को हार्म करेगा, और पानी में जो पहले से एक्वाटिक एनिमल्स रहते हैं उसको वो हार्म करेगा। ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स को हार्म करेगा और बाकी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ये हार्म करेगा, बिल्डिंग को हार्म करेगा। ठीक है, एसिड रेन के कारण क्या होता है, बहुत सारे बिल्डिंग का वो डिटेरियोरेट होता है, क्वालिटी धीरे धीरे कम होने लगेगा। ये सारे कुछ कुछ टर्म्स हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हो ही गया तुम लोग का चैप्टर कंप्लीट। और है क्या इसमें कुछ, देखो तो बुक में और कुछ दिया हुआ है इसमें इसके अलावा? है क्या? बोलो। सर फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू दिया हुआ है, वुड कोल ये सब का, सर छोड़ दीजिए। ठीक है, वो देख लेना, वो याद नहीं रखना है तुम लोगों को, देख लेना। ठीक है, एक बार पूरा चैप्टर तुम लोग रीडिंग मार लेना। ठीक है, पूरा चैप्टर रीडिंग मारना, उसके बाद उसके तुम लोग को होमवर्क दे रहे हैं तो इसका एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना। जितने भी एक्सरसाइज गिवन है ना, कितने एक्सरसाइज दिए हुए हैं, 1 2 या 3? सर 3 दिया हुआ, उसमें से एक एनसीईआरटी है। ठीक है, तो वो तीनों एनसीईआरटी का भी देख लेना, 1 2 3 ये तीनों तुम लोग का होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो वो तीनों कंप्लीट करना। एक बार चैप्टर रीडिंग मार लेना, बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, एक बार रीडिंग मारोगे तो हो जाएगा, उसके बाद तीनों एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक है सर।
तो ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। और कौन सा चैप्टर बचा तुम लोगों का? हो ही गया सारा चैप्टर? और कुछ बचा क्या? केमिकल इफेक्ट ऑफ कर्टेन। तो वो तो फिजिक्स में है ना, यस सर। या केमिस्ट्री पर में पढ़ाना दिया है? हुआ दिया हुआ केमिस्ट्री में। तो सर पता नहीं। वो स्कूल में फिजिक्स में होता है ना, किस में होता है? फिजिक्स में। ठीक है, तो फिजिक्स वाले सर को बोलना। ठीक। फिजिक्स में हो गया तुम लोग का कंप्लीट? फिजिक्स में कितना चैप्टर हुआ है? सर फ्रिक्शन, फोर्स एंड प्रेशर और साउंड। ठीक है, तो इसका यहाँ कंप्लीट कर लेना, फिर देखेंगे आगे। अगर बताना होगा तो हम ही बता देंगे, नहीं तो फिर देखते हैं। ठीक है, एक बार चैप्टर पूरा पढ़ लेना, रीडिंग मार लेना, उसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो सारा। ओके सर। ठीक है, चलो ये भेज देंगे, लिख लेना इससे, जिसका छूटा हुआ है वो लिख लेना, उसको देख। ठीक है, चलो तो एंड कर रहे हैं। आयुष, सर बाय सर। यस सर। चलो एंड कर रहे हैं, होमवर्क कंप्लीट कर लेना तुम लोग। यस सर। ठीक है, चलो।